हेलो। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन ऑफ डीबीएमएस। नॉर्मलाइजेशन होता क्या है ये हमें पहले समझने की ज़रूरत है। तो नॉर्मलाइजेशन जो है एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम किसी डेटाबेस की रिडंडेंसी को मिनिमाइज करते हैं। ये आता है रिडंडेंसी। अब जो कुछ नए शब्द मिलेंगे आप कोशिश कीजिए कि आप बेहतर से बेहतर इनके बारे में जान सके, तो चीज़ें जो है बहुत आसानी से समझ में आती जाएंगी। ये रिडंडेंसी होती क्या चीज़ है, मैं सिंपल शब्दों में बताता हूँ कि रिडंडेंसी जो होता है वो एक डुप्लीकेशंस है। अगर किसी डाटाबेस में हमें अनावश्यक रूप से कुछ डाटा को स्टोर करना पड़े तो वो डुप्लीकेट होते रहता है, या अगर हमें किसी डाटाबेस से कोई रो डिलीट करना है तो उसके कारण दूसरी जो चीज़ें होती है वो अनावश्यक रूप से डिलीट हो जाती है। तो रिडंडेंसी जो होता है अनावश्यक डुप्लीकेशन ही है। हम इस नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस के द्वारा इस डेटाबेस की रिडंडेंसी को कम करते हैं। मतलब इसका मुख्य मकसद यही है कि हम डुप्लीकेशन को रोक सके, खत्म कर सके। खत्म करना तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हमारा कोशिश यही रहता है कि हम उसको मिनिमाइज कर सकें। किसी डाटा, अगर एक डेटाबेस है बड़ा सा, तो हम क्या करते हैं उसको डिकम्पोज करके छोटे छोटे टेबल्स बना लेते हैं। एक डेटाबेस में बहुत सारे टेबल्स हो सकते हैं, तो डेटाबेस का इन छोटे छोटे टेबल में डिकम्पोज, ये नॉर्मलाइजेशन का उद्देश्य है, ताकि वो जितने भी डिफरेंट टेबल्स हैं वो सबके सब अपने आप में एक इंडिविजुअल नेचर को या एक स्पेसिफिक नेचर को या स्पेसिफिक डाटा जानकारी हमें दे सके, और उसके कारण दूसरे जो टेबल्स हैं उनमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो सके। जैसे अपन सभी लोग जानते हैं कि पहले की क्लास में आप लोगों ने एसे या निबंध लिखा होगा। जब भी हम लिखते हैं एसे, तो हम ऐसा नहीं है कि स्टार्ट किए तो फिर उसके बाद सीधा लास्ट ही करते हैं। हम उस एसे को पैराग्राफ्स में डिवाइड करते हैं। ये क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि प्रत्येक पैराग्राफ जो होता है वो एक विशिष्ट प्रकृति को समझाता है, और हम उस पैराग्राफ को या उस पैराग्राफ में उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट रहते हैं, जानकारियां रहती है। हम प्रायः स्टार्ट इंट्रोडक्शन प्रस्तावना से करते हैं, लास्ट में उपसंहार रहता है या रिजल्ट रहता है, और बीच में उनके कारण, निदान, लाभ, हानि, ये सब चीजें। और इन सबको हम क्या करते हैं, एक अलग अलग पैराग्राफ में डिवाइड कर देते हैं। उससे क्या है कि हमें उसको आसानी से समझने में सहायता होती है। और प्राय ये भी रहता है कि एक पैराग्राफ का मैटर दूसरे पैराग्राफ से सेपरेट रहता है। यही प्रक्रिया हमें इस नॉर्मलाइजेशन में करनी होती है कि हम एक प्रकार के डाटा या एक प्रकार की जानकारी को एक टेबल में रखें, दूसरे प्रकार की डेटा जानकारी को दूसरे टेबल में रखें, ताकि जो ये रिडंडेंसी के कारण प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो ना हो सके।
इनके कारण, इस रिडंडेंसी के कारण, या ये समझिए कि जो प्रॉब्लम है वो होती क्या चीज़ है कि डेटाबेस में हम मुख्यतः 3 काम करते हैं। एक तो इंसर्ट करते हैं, डेटा इंसर्ट करेंगे, दूसरा डिलीट करेंगे, और तीसरा जो काम है वो अपडेट करेंगे। इंसर्ट, रो को इंसर्ट करना, रो को डिलीट करना, और डेटा को अपडेट करना। अपडेट करो या मॉडिफाई करो, या फिर करंट में उसकी वैल्यूज क्या है, इन चीजों को बतलाओ, या इंसर्ट करो या चेंज करो डेटा को। तो इस रिडंडेंसी के कारण जो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, उनको हम डिफरेंट टेबल्स या मुख्य डेटाबेस को डिकम्पोज करके डिफरेंट क्वालिटीज के टेबल क्रिएट करते हैं, टेबल बनाते हैं, और इन समस्याओं को हम दूर करने की कोशिश करते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि हम इस रिडंडेंसी को मिनिमाइज कर सकें। इसकी शुरुआत कोड महोदय हुए हैं EF4। ये 1972 में ये कॉन्सेप्ट रखे, और उसने 3 नॉर्मल फॉर्म की बात कही। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, और थर्ड नॉर्मल फॉर्म। कोड महोदय के द्वारा ये 3 नॉर्मल फॉर्म की चर्चा की गई। लेकिन जब उसने देखा कि इनके अलावा भी अभी भी उन टेबल्स में या उस डेटाबेस में प्रॉब्लम है, तो उसने एक और नया BCNF, बॉयस कोड नॉर्मल फॉर्म इंट्रोड्यूस किया। और फिर एक और आ जाता है फोर्थ नॉर्मल फॉर्म और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। ये टोटल 6 नॉर्मल फॉर्म होते हैं किसी भी रिलेशनल डाटाबेस के लिए। जब हम, ये एक प्रकार से फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया है कि जो एक सिंपल डेटा मिला है, डेटाबेस बना हुआ है, हम उसको पहले फर्स्ट NF में रखते हैं, फिर सेकेंड, फिर कुछ करें, फिर या कुछ विकृतियों को हटाते जाते हैं, तो ये क्रमशः जो है आगे बढ़ते जाता है। जैसे ये जो फर्स्ट NF जो है, अगर किसी डेटाबेस से एटॉमिक नेचर या डुप्लीकेशन को हटा दे, डुप्लीकेशन को हटा के एटॉमिक नेचर रख दे, तो वो फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है। अब अगर फर्स्ट फॉर्म से हम पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, ये चीज को रिमूव कर दे, तो डेटाबेस सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। अब सेकेंड नॉर्मल फॉर्म से हम अगर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव कर दे, तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म आ जाता है। और इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म से मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी, ये जो है मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी, इसको अगर हमने खत्म कर दिया तो वो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म के लिए चाहिए कि ये प्रिजर्व करे ज्वाइंट डिपेंडेंसी, ज्वाइंट डिपेंडेंसी ये प्रिजर्व करे। तो ये धीरे धीरे जैसे रिमूव करते करते, मतलब उसको हम फिल्टर करते करते उसकी क्वालिटी को बेहतर करते जाते हैं, और प्रॉब्लम्स जो रहती है उसको बाहर करते जाते हैं, तो उसी के आधार पे क्रमशः नॉर्मल फॉर्म जो है वो आगे बढ़ते जाता है। और इसमें एक खास बात और रहती है
कि प्रत्येक पूर्ववर्ती जो है नॉर्मल फॉर्म अपने पहले वाले नॉर्मल फॉर्म में होता ही है। जैसे अगर मैं फोर्थ नॉर्मल फॉर्म की बात करूं तो वो फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, BCNF में होगा। या सेकंड की बात करूं तो वो हमेशा फर्स्ट में होगा, मतलब अपने से पहले वाला जो नॉर्मल फॉर्म है उसमें वो हमेशा रहेगा ही। इसको एक सिंपल इस तरीके से दर्शा सकते हैं अपन, 5 नॉर्मल फॉर्म है वो फोर्थ में भी होगा, ये BCNF भी होगा, और ये हो गया थर्ड नॉर्मल फॉर्म, ठीक, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, फिर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ये इस तरीके से होता है। अब इन चीजों को आप देखिए, इस थर्ड और फोर्थ नॉर्मल फॉर्म के बीच में कुछ विशिष्ट समस्याएं आई थी, तो उसके निदान के लिए इन दोनों के बीच में रखा गया है बॉयस्कोट नॉर्मल फॉर्म को। इसमें जो नई शब्दावलियां आ रही है उन चीज़ों को अब हम एक एक नॉर्मल फॉर्म को डिटेल में सॉल्व करते हुए या समझते हुए उन चीज़ों को भी अपन समझने की कोशिश करेंगे। ओके।